नमस्कार, स्वागत है आप सबका समाचार प्लस के इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्सियत से जिनका संकल्प है कि प्रदेश का हर बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और शिक्षा भी ऐसी कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की। उनसे बात करेंगे। दिलावर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलावर साहब, आपका जो सपना है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, क्या आपकी योजनाएं हैं? ये केवल मेरा ही नहीं, पूरे देश का सपना है और हर बच्चे का भी सपना है कि हम सब पढ़ें। हर माँ बाप का भी सपना है। उसको साकार रूप देने का प्रयत्न कर रही राजस्थान सरकार। और उसके लिए आप सब जानते हैं कि प्रवेश उत्सव करते हैं और उसमें हमारे जो शिक्षक गण हैं वो बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर स्कूल लाते हैं। ऐसा अभियान चलाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घूमते रहते हैं और उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। उनके लिए भी हम कोशिश करें कि उनके बच्चों को भी शिक्षा मिले, यानी चलते फिरते विद्यालय भी होने चाहिए। और चलते फिरते जैसे मान ला कि कुछ घूमने वाले लोग हैं, उनके 25-30 बच्चे रहते हैं उसमें रेवड़ में, तो हम चलते फिरते विद्यालय की कल्पना हमारी है जो कई जगह चलते होंगे। हम भी राजस्थान में उसको चलाना चाहते हैं। शिक्षा अच्छी मिले, जिसमें संस्कार भी हो और किताबी ज्ञान भी हो, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। अब जो हमारे शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है उसमें एक ये संस्कार वाला विषय भी हम जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि जो बच्चे सीखते हैं वो देखकर भी सीखते हैं। घर में माँ बाप से देखकर सीखते हैं, तो विद्यालय में शिक्षकों से सीखते हैं। अब वो पढ़ाएगा इसलिए ही संस्कार आएंगे ऐसा नहीं है। संस्कार देखकर भी आते हैं कि शिक्षक कैसे बोलता है, शिक्षक क्या खाता है, शिक्षक की दृष्टि क्या है, शिक्षक का पहनावा क्या है, उसके आचरण से भी सीखता है। इसलिए शिक्षकों को हम कोशिश करेंगे, वैसे तो शिक्षक सब अच्छे होंगे ही, फिर भी उनमें संस्कारों में उन्नयन करने के लिए हम प्रयास करेंगे ताकि शिक्षकों से हमारे बच्चे अच्छा सीख सकें और अच्छे नागरिक बन सकें। केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, किताबी ज्ञान के साथ संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। मैंने नहीं तो सुना था, कई बार जब बम विस्फोट हुए कई जगह पर आतंकवादी घटनाएं हुई तो सुना कि वो बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन संस्कार नहीं थे, इसलिए देश को तोड़ने वाली लाइन में खड़े हो गए। बम विस्फोट करके हमारे देश को नुकसान पहुंचाने लगे। कुछ लोग आतंकवादियों से मिल गए, कुछ लोग देश के दुश्मनों से मिल गए। इसलिए मैं कहता हूँ यदि संस्कार होंगे तो चाहे उसके 1% नंबर कम भी आएंगे और से, तब भी अच्छा होगा और देश के लिए, समाज के लिए और प्रदेश के लिए हितकारी होगा। इसलिए संस्कार बहुत आवश्यक है। एक साल आपके कार्यकाल को हो गया। मैं बात करूं उपलब्धि की, 3 ऐसे काम आप कौन से गिनाने चाहेंगे? देखो, एक तो हमने ये किया है कि जो हमारे सत्रांक होते हैं, सत्रांक 20 नंबर का होता है। 100 नंबर का जैसे कोई विषय होता है, पेपर होता है, तो 20 ये होता है। 20 में से अधिकांश शिक्षक अधिकांश बच्चों को 20 में से 20 देते हैं, फिर 80 बच जाते हैं। 80 में से लिखित परीक्षा में 13 अंक लाएं तो पास हो जाता है हमारा बच्चा। बच्चे का कोई दोष नहीं है, लेकिन सामान्यतः 80 में से 13 नंबर जो होते हैं वो फेल के होते हैं, यानी हम फेल को भी पास कर रहे हैं। तो मैंने ये आदेश जारी किए हैं, सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अब तुम कितना भी नंबर दो सत्रांक में 20 में से, हमको उससे कोई मतलब नहीं दो, लेकिन जो लिखित परीक्षा में 80 में से 40 नंबर आना जरूरी है। नहीं तो हमारे जो पूज्य गुरुजन हैं उनसे पूछताछ होगी, जानकारी लेंगे, और यदि ऐसा लगता है कि उनकी लापरवाही से पढ़ाई नहीं हो पाई, उस लापरवाही से बच्चों को नुकसान हो गया, तो उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। अब जब ये सुना हमारे शिक्षकों ने, तो अब पहले से ज़्यादा अच्छी गति से, अच्छी तरीके से पढ़ाने लग गए। मुझे लगता है उसके परिणाम जब आएंगे काफ़ी सुखद होंगे। और जो, क्योंकि हमारी दिसंबर में सरकार बनी थी, तो 3 महीने के जो टाइम बचा था उसके भी सुखद परिणाम आए। और आपने देखा होगा उत्कृष्ट परिणाम राजस्थान का हमारा रहा था। और एक बच्ची ने प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल की बच्ची ने
600 में से 598 अंक लाई थी और राजस्थान को टॉप किया था। एक बड़ी बात, बच्चों का परीक्षण करवाया, स्वास्थ्य परीक्षण, 70 लाख बच्चे थे। बड़ी बात है कि 1000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनको माइनर ऑपरेशन की जरूरत थी, वो उनको पता चल गया, उनका ऑपरेशन भी होने वाला है। देखो ये अभियान चलाकर हमने शिक्षकों को, हमारे अधिकारी को कहा कि कई बच्चे ऐसे गरीब होते हैं जो अपना इलाज नहीं करा पाते। कई माँ बाप गाँव के होते हैं, अनपढ़ होते हैं, तो बेचारों को पता भी नहीं चलता क्या बीमारी क्या नहीं है, इसका कहाँ इलाज होगा। तो फिर सरकार की तरफ से हमने तय किया कि सारे बच्चों को परीक्षण कराना चाहिए, और सब बच्चों का हमने परीक्षण कराया है। किसी को माइनर था तो उनको दवाई गोली दिलाने का काम करेंगे, और कुछ जो बड़े ऑपरेशंस हैं उनके लिए हम अच्छे डॉक्टर से अच्छे अस्पताल में उनका ऑपरेशंस भी कराएंगे या उनका इलाज भी कराएंगे। कई बार ऑपरेशन नहीं, लेकिन पेट की बीमारियाँ, दूसरी बीमारी, तो उनका इलाज भी होगा, ताकि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उनका मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो अच्छा पढ़ पाएंगे। अच्छी बात है कि स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा तो पढ़ेंगे। आपने सूर्य नमस्कार शुरू किया, कितना फर्क बच्चों में आया उससे? देखो अभी तो इसका असेसमेंट किया नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो सूर्य नमस्कार प्रारंभ किया था सूर्य सप्तमी से, तो हमने सोचा कि सूर्य नमस्कार करेंगे। मैंने अधिकारियों से बातचीत की, तो अधिकारियों की कल्पना थी 30 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे, 40 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन सूर्य सप्तमी को बच्चों और गांव के लोगों ने, उस आसपास के रहने वाले लोगों ने, कुल 1,33,00,000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किए। यानी सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास डाल रहे हैं, और उसके परिणाम एक दिन में नहीं आते, उसके परिणाम लंबे समय में आते हैं, वो आ रहे होंगे। लेकिन एक बात होती है, सब लोग बोलते हैं नया क्या करोगे, मैं ये कहता हूँ पुराना जो चल रहा है उसको सही कर दो। आपने वही कोशिश की, विरासत में आपको जो मिला था तो वो आपको ज़्यादा पता है। देखो क्या है कि आदेश बहुत निकलते हैं, और अच्छे आदेश हैं, सब आदेश खराब भी नहीं होते, पर उनकी कुछ समय के बाद समीक्षा ठीक ढंग से नहीं होती, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाते हैं। जो आदेश निर्देश है ऑलरेडी सरकार के, उसकी अक्षर से पालना हो जाए तो शिक्षा में और सुधार हो सकता है। एक बात, बड़ा काम 37,000 शिक्षक जो अधिशेष थे उनके समायोजन का था, आपने मात्र महज कुछ दिनों में करके दिखा दिया। देखो हमारे पास लंबी टीम है अधिकारियों की, और कोई ज़्यादा समय भी हमको नहीं लगा, लेकिन हमने कोशिश की है। छोटी मोटी गलतियां इतने बड़े में होती है, और उसको हम सुधारने का यत्न भी कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम हमारा था हो गया। अब स्टाफिंग पैटर्न होगा उसके बाद। एक बड़ा काम और किया इस बार आपने, अर्धवार्षिक परीक्षाएं 9 से 12 तक की समान प्रश्न पत्र से करवाई, बड़ा फायदा उससे हुआ। ये सही कह रहे हैं आप कि इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमारे पेपर बनाने के नाम पर 300 400 टीचर्स जिला स्तर पर, कई टीचर्स तो मौज मस्ती करते रहते थे, उससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा होती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि एक जगह पेपर बन गए हैं, तो उससे ठीक हुआ है। लोग कहते थे कि नई नियुक्तियाँ कितनी दी, हमने जब डाटा देखा तो अच्छी खासी संख्या नियुक्ति देने में रही है। देखो हमने अभी 20,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ तो दे दी है, और जैसा मैं कह रहा हूँ कि इन 4 सालों में हम 1.5 लाख से भी ज़्यादा अध्यापकों की भर्ती अध्यापक और अन्य कर्मचारियों की भर्ती कर पाएंगे शिक्षा विभाग में, क्योंकि 4 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी को भर्ती करनी है। जब 4 लाख भर्ती होगी तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को हमको ज़्यादा भर्ती के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी जो टोटल जितने भी टीचर्स हैं, कर्मचारी राजस्थान सरकार में, उनके आधे से ज़्यादा लगभग शिक्षा विभाग के पास है, तो उसी अनुपात में हमको मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1.5 लाख के से भी ऊपर मिलेगा। तो उसके बाद आने वाले 2 या 3 साल में कोई भी पद शिक्षा विभाग में खाली नहीं रहेगा, ऐसा अनुमान है। जब आपने कार्यकाल संभाला, लोग यही पूछते थे कि डीपीसी कब होगी, वो भी आपने शुरू कर दी, कई लोगों की कर भी दी। देखो कांग्रेस पता नहीं क्यों अधिक कर्मचारियों से नाराज रहती थी, और ऐसा क्यों होता था। मैंने जो ही शिक्षा विभाग का पदभार संभाला और पंचायत राज का पदभार संभाला,
तो सबसे पहले सीट पर बैठते मैंने एक ही बात की अधिकारियों से मिलने के लिए आए कि सारी डीपीसी मुझे चाहिए। मैंने नाम नहीं लिया कि भाई किसका करना, सारी ऑल चाहिए। और तभी से उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया। मैक्सिमम डीपीसी हो गई है। कुछ डीपीसी जो है उनका भी कोई रास्ता निकालते हैं, क्योंकि कोर्ट के कोई कोर्ट में गया होगा, उस व्यवधानिक कारण से रुक रही है, उसका भी रास्ता निकलेगा और जल्दी से जल्दी हम 100% डीपीसी कर देंगे। एक बड़ी बात, लोग आपसे पूछते हैं तबादले कम हो गए, मैं नहीं पूछूंगा आपसे। आपने ये बात कही थी पिछली बार जब तबादले हुए कि चूंकि शिक्षण सत्र चल रहा है तो हम तबादले नहीं करेंगे। इस बार भी शिक्षण सत्र चल रहा है, कितना फायदा उस तबादले नहीं करने से हुआ पिछली बार? देखो, तबादले होने चाहिए लेकिन उचित समय पर होने चाहिए, क्योंकि सरकार बनी थी हमारी, थोड़े दिन लोकसभा के चुनाव थे, तो जब लोकसभा के चुनाव नज़दीक और चल रहे हो तो तबादले नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, तो उससे पार्टी को नुकसान भी होता था, फायदा भी होता है। लेकिन मेरा मानना ये था कि एवरेज नुकसान की संभावना, इसलिए हमने नहीं की। फिर आपको पता है कि वो उपचुनाव आ गए, नहीं हो पाए, क्योंकि हमको चुनाव ट्रांसफ़र करने के लिए महीने 1.5 महीने तो चाहिए ना, नहीं हो पाया। अब कई सारे कार्यक्रम आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब जो ही हमारी बोर्ड की परीक्षा निपटेगी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हमको अनुमति देंगे और ट्रांसफ़र होंगे। ट्रांसफ़र होने चाहिए, मैं भी पक्षधर हूँ, ट्रांसफ़र हो। बिल्कुल होने चाहिए। तबादलों से ठीक है, कर्मचारी भी खुश रहता है और काम भी ज़्यादा होता है। अगर सही समय पर ट्रांसफ़र होता है, कर्मचारी खुश होता है, तो बच्चों की पढ़ाई में भी फर्क आता है। क्या पढ़ाई का स्तर सुधर पाएगा? निश्चित रूप से सुधरेगा। देखो क्या है कि हमने कहा है कि अध्यापकों को कि सही समय पर जाएं, और मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि वो सही समय पर जाएं ही नहीं, पर्याप्त समय जो स्कूल का समय उसे पढ़ाएं। इसलिए धार्मिक प्रयोजन का नाम लेकर या किसी न किसी बात का नाम लेकर स्कूल ना छोड़ें, ये भी हमने निर्देश दे रहे, उसकी पालना अक्सर से हो रही है। कुछ छोटी मोटी बातें कहीं होती है तो उसका समाधान हम करेंगे, और ऐसे अध्यापकों को जो नहीं मानेंगे कि नहीं हमारा तो ये अधिकार बनता है, तो उसके खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई होगी। आपने कार्रवाई की बात की, आपके 1 साल के कार्यकाल में इतनी कार्रवाई हो चुकी है कि जो अब लोग जो है उसको लेकर के सीरियस भी नज़र आ रहे हैं। नहीं, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, इशारे में समझ जाते हैं और वो समझ गए हैं। कुछ लोग होते हैं तो नहीं समझ पाते, तो उनको। एक बात करूं मैं आपके शिक्षकों की, सरकारी शिक्षक बहुत अच्छे हैं, उनकी डिग्री अच्छी है, लेकिन चूंकि वो काम मैनेजर का कर रहे हैं। देखो क्या है कि सब जगह ऐसा नहीं है। हमारे कुछ जो आप चर्चा करना चाहते हैं, आपका भाव है कि उनको शिक्षा के अलावा दूसरे कामों में लगा देते हैं। अब जो चुनाव है, चुनाव में कहीं भी अलग एजेंसी नहीं होती, और इतनी बड़ी एजेंसी अलग खड़ी करी भी नहीं जा सकती। इसलिए अध्यापकों का ही नहीं, उसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग लगते हैं और उनका उपयोग किया जाता है। जनगणना होती है तब भी लगता है, क्योंकि इसका अलग से कैडर खड़ा नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें उपयोग किया जाता है, लेकिन अनावश्यक हम नहीं करते हैं। एक पीड़ा थी उनकी कि भाई हमको बार बार जानकारी मांगते हैं, तो हम परेशान रहते हैं, रोज़ रोज़ हम लिख के देना पड़ता है। तो हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जो जानकारी आपको साला दर पर उपलब्ध है वो नीचे नहीं मांगोगे, अदरवाइज जिस अधिकारी ने मांगी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसलिए अब बहुत ही नगण्य जानकारियाँ मांगी जाती होगी, फिर भी मैं इसको दोबारा देखूंगा मैं कि यदि इसमें कोई ज़्यादा जानकारियाँ मांगी जा रही, अधिकारी कर्मचारी या अधिकारी उस आदेश की पालना नहीं कर रहे, शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बात करें शिक्षा संकुल की, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो सालों से एक ही पद पर जमे हुए हैं और वहाँ कुछ एजेंट टाइप के लोग भी घूमते रहते हैं, क्यों नहीं उनको बदला जाए? देखो, क्योंकि अभी ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम जब ट्रांसफ़र होंगे तो सबको एक बार बदलाव करेंगे। अधिक समय से जो बैठा उसको दूसरी जगह भेजेंगे। अच्छी बात है कि आप भेजेंगे। बात करें दूसरी बात, आप मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, चूँकि भामाशाह से पैसा आता है, एक इंजीनियरिंग विंग भी अपने पास में है। एग्रीकल्चर के इंजीनियर अपने यहाँ काम करें, सिविल के इंजीनियर होने चाहिए। देखो क्या है, कई प्रकार के काम हैं मेरे पास जो बात कर रहे हैं आप। मेरे पास शिक्षा विभाग भी है, तो मेरे पास पंचायत राज विभाग भी है। पंचायत राज विभाग में हमारे कृषि विभाग के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वाटर शेड हमारे पास भी। शिक्षा विभाग में जो काम कर रहे हैं उनको भी हम इस बात को देख रहे हैं
कि जो ऐसे लोग हैं जो निपुण नहीं काम में, उनको हटाएंगे, दूसरे लोग लाएंगे। भामाशाह से आपने बात की, मुंबई आप गए, राइजिंग राजस्थान हुआ, कलकत्ता गए, कितना फर्क उस भामाशाह से पढ़ाई में आता है? देखो क्या है कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है और विविधताएं भी हैं, भौगोलिक स्तर भी अलग अलग, कहीं पहाड़ है तो रेगिस्तान है, कहीं फिर क्या है कि कांग्रेस ने शुरू से ही स्कूल खोला, बिल्डिंग नहीं बनाई, स्कूल खोला, अध्यापक नहीं लगाए, और अभी तो इन्होंने इतना बंटाढार किया है कि महात्मा गांधी विद्यालय के नाम से परिवर्तित कर दिया। खोला एक भी नहीं, परिवर्तित कर दिया, बोर्ड लटका दिया कि अंग्रेजी स्कूल हो गया है, लेकिन वास्तव में अंग्रेजी स्कूल हुआ नहीं। इन्होंने बच्चों के साथ अन्याय किया है, बहुत ही अन्याय किया है। बोर्ड लटका दिया, हिंदी के बच्चों, हिंदी पढ़ने वालों को अलग कर दिया, अंग्रेजी पढ़ने को अलग कर दिया। वो जो जितने अध्यापक उसका आधा इधर कर दिया, आधा इधर कर दिया। वो उनको भी नहीं पढ़ा पाए, इनको भी नहीं पढ़ा पाए, उनका बच्चों को नुकसान हो गया। दूसरी बात, बच्चों को तो बहुत ही नुकसान हुआ है, छात्राओं को। तो मैं एक उदाहरण दूँ हमारे सांगोद का, तो ऐसा बताया गया 850 बच्चियाँ थी और उन्होंने उसको अंग्रेजी कर दिया। जो बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहती थी वहाँ से उनको इन्होंने बाहर कर दिया, जाओ दूसरी जगह जाकर पढ़ो। अधिकांश बच्चियाँ पढ़ाई छोड़ दी, 150 बच्चियों बची है। ऐसे कई जगह पर हुआ है। यानी राजस्थान में यूँ को तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि कम से कम भी नहीं तो 2-3 लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी इस कारण से, और ये बड़ा नुकसान है राजस्थान का। बच्चों का भी हुआ है, बच्चों भी बहुत हुआ है, बच्चों भी बहुत हुआ है। अब जैसे मैं एक जगह पर तो अंग्रेजी कर दिया इन्होंने, अब हिंदी वाला 8 किलोमीटर दूर से पढ़ने जाओ तो बहुत नुकसान हुआ है। वापस आपने कहा था कि समीक्षा करेंगे, कुछ हम समीक्षा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई है, वो पूरी समीक्षा करके निर्णय करेगी। पाठ्यक्रम में बदलाव की बात चल रही है, हर 5 साल में पाठ्यक्रम बदलाव हो जाता है, क्यों नहीं एक परमानेंट पाठ्यक्रम होना चाहिए? देखो, ये पाठ्यक्रम जो बदलने का, लिखने का काम एनसीईआरटी करती है। अच्छा, एनसीईआरटी अपना काम कर रही है, हमको जो पुस्तकें देगी उस बच्चों को देंगे। तो अगले साल कोई पाठ्यक्रम में बदलाव देखने को मिलेगा? हो सकता है, क्योंकि ये सब जवाब देने के लिए एनसीईआरटी अधिकृत है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही इस मामले में संवेदनशील हैं। उन्होंने देखा कि जब निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलती है बच्चों को, वो कई बार नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक मिलती है। उन्होंने हमको निर्देश दिए कि पुस्तकें टाइम पर मिलना चाहिए। तो हमने जुलाई के प्रथम सप्ताह में, यानी जो शैक्षिक सत्र प्रारंभ होता है उस सप्ताह में हमने 3,58,00,000 पुस्तकें बच्चों के हाथों में दे दी। बच्चे खुश, क्योंकि टाइम पर उनको पुस्तकें मिल गई, उनके माँ बाप खुश। नहीं तो कितना नुकसान होता, वहाँ से खरीद के भी लाते ही थे बेचारे, वो ही मिलती थी। हमारी बेकार, वो खरीदे या वो बेकार हो जाती थी। इसलिए राजस्थान के बच्चों के प्रति शिक्षा विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम इसमें संवेदनशील हैं। दायित्व और आपके पास संस्कृत शिक्षा का, अब तक संस्कृत दिवस मना करके खाना पूर्ति हो जाती थी, आपने अब विद्यालयों की मतलब कहते हैं कि नई बिल्डिंग भी बना रहे हैं और नई नियुक्तियां भी करने जा रहे हैं संस्कृत में। देखो, संस्कृत का कोई पद खाली नहीं रहेगा, हजारों की संख्या में भर्ती कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि संस्कृत की शिक्षा का हम उन्नयन करें और उस पर काम करेंगे। एक काम और करने जा रहे हैं कि वहाँ जो बच्चे हैं संस्कृत वाले, वो सुप्रभात बोले और वंदे मातरम बोले, जय हिंद बोले, इस तरह का काम और करने जा कुछ ऐसा। हमने एक टीम बिठाएंगे, अब उसमें क्या क्या और सुधार किया जा सकता है, और जैसे सुझाव आएंगे उन पर गौर करेंगे, गौर करके उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं पंचायती राज की। अब एक नया काम किया घुमंतुओं के लिए कि उनको आप उनका आधार कार्ड बना रहे हैं, उनके लिए कई सारे काम, किस तरह काम होगा वो? देखो, हमारी घुमंतु जाति है जो हमारे एसेट्स हैं और हमारे समाज का, यानी देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, और ये हमारे पूर्वजों से
ज़्यादा इनके पुरुष ज़्यादा देशभक्त थे। जब अंग्रेज़ों का मुग़लों का राज था, तब उनको कमज़ोर करने के लिए लोग उनके इनमें से कई जाते हैं उनके खजाने लूटती थी और क्रांतिकारियों का सहयोगी ढंग से करते थे, परिवार भी चलाते थे। लेकिन उस समय की सरकारों ने उनको अपराधी घोषित किया, उनकी नज़र में अपराधी थे और फिर उनको कहा कि तुम हर 5 दिन में, 10 दिन में, महीने में थाने में हाजिरी लगाओगे और इस करके उनको बहुत बेइज्जत करने का कोशिश किया, उनका अपमान करने की कोशिश किया। सोच ये थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो ये जो उनके ऊपर तमगा लग गया है चोरीकार लुटेरों का, वो हटेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस के सरकार ने भी लगातार उनको यही माना और उनके साथ जातियाँ होती रही। इसलिए राजस्थान सरकार ने विचार किया कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के वंशज हैं, इनको भी संभालना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमने तय किया कि जिनके पास भूखंड नहीं है उनको निःशुल्क या रियायती दर पर भूखंड देंगे। 2 अक्टूबर को हम 21,000 आवासीय भूखंड दे चुके हैं और वो अभियान हमारा जारी है। और भूखंड देंगे, जो छूट गए हैं उनके लोगों को और भूखंड देंगे। विषय ये है कि इनके कई लोगों के प्रमाण पत्र नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, उसका कारण से लाभ नहीं दिया जा सकता। तो हमने एक रास्ता निकाला, इनको एक हमने परफॉर्मा बनाया, उसको कुछ जानकारी हमें, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे पिताजी का नाम है, कब से रह रहे हो, क्या है, ये सब करके फिर उसको लिखवाने के बाद उसकी पुष्टि तहसीलदार स्तर के अधिकारी से कराई। अधिकारी से पुष्टि होने के बाद हमने उनको घुमंतु पहचान पत्र जारी कर दिया और घुमंतु पहचान पत्र जारी करने से अब उनका एक तरह से आईडी हो गया है। उस आधार पर दूसरा आईडी बन जाएगा और जो दूसरा आईडी बन जाएगा तो वो सामान्य व्यक्ति की तरह सब प्रकार की सरकारी योजनाओं का भी लाभ ले पाएंगे। अभी तक अधिकांश लोग नहीं ले रहे हैं। तो मेरा सपना भी है, इच्छा भी है कि राजस्थान में कोई भी घुमंतु परिवार ऐसा न रहे जिसके पास अपना आवासीय भूखंड ना हो, न मकान हो। कल आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना होगा कि घुमंतु जाति के बारे में उन्होंने एक इशारा किया है कि घुमंतु जाति का काम राजस्थान सरकार का, ये भाव उनका करने का था, शब्द जो भी हों। तो वह भी इससे काफ़ी खुश हैं और जब इन सब के आवासीय भूखंडों के पट्टे हो जाएंगे, इनको लेकर के जब माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से सबके वो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेंगे। तो राजस्थान में सबको हम और मकान बना देंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सरकार की भी और घुमंतु लोगों के लिए भी अच्छा हो। ये प्रयास हम कर रहे हैं। एक बड़ी बात, प्रधानमंत्री का नाम लिया आपने, ये आरसीपी कल उन्होंने जो है कह सकते उद्घाटन कर दिया, यहाँ शिलान्यास हो गया है। आपके क्षेत्र को कितना फ़ायदा मिलेगा उससे? देखो, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है चंबल पार्वती कैनाल, ये भी कहा है। तो ये सब जुड़ने से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोगों को अधिकांश किसानों के खेतों में पानी जाने की पूरी संभावना है। सब किसान सरसब्ज होंगे, अच्छे खेतों में अच्छी फसल लहलाएगी और तो किसानों के चेहरे पर पहले की अपेक्षा अधिक मुस्कान होगी। एक राज्य एक चुनाव की बात हो रही है, आप पंचायत राज मंत्री भी हैं, पंचायतों में एमपी जो फॉर्मेट है उसकी बात हो रही है कि उसको लागू किया जाए। ये मंत्रिमंडल विचार करेगा। नहीं, आपको लगता है कि जो वहाँ फॉर्मेट चल रहा है कहीं ना कहीं एक अच्छी बातें उनमें हैं? अभी मैंने उसको पढ़ा नहीं है। बात ये हो रही है कि वहाँ पर प्रशासक लगा दिए जाए पंचायतों में, आपको लगता है उससे ठीक काम हो पाएगा? अब ये वहाँ की सरकार जान सकती है, क्योंकि मैं अभी उस पर कुछ नहीं कर सकता कि मैंने देखा भी नहीं है, ना अध्ययन किया है। क्योंकि लोग हैं, इनको लाभ कैसे दे पाएंगे? देखो, अब इनके पास क्या है कि एक तो जब सबके पट्टे बन जाएंगे तो कोई और जिनके पास पट्टे नहीं हैं या जिनके पास आईडी नहीं है तो उनके लिए हमने घुमंतु पहचान पत्र बना के आईडी बना दिया है। तो सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिलने लगेगा, क्योंकि ये लोग गरीब हैं, आसानी से ऑफिसेस पहुंच नहीं पाते, कई लोग जानकारी भी नहीं। हम कोशिश ये करेंगे कि केवल घुमंतु लोगों के लिए कैंप लगा करके सरकारी योजनाओं का लाभ दें, ताकि वो भी ऐसा महसूस करें
कि हम अन्य सामान्य लोगों की तरह हमारे साथ भी सरकार व्यवहार करती है। तो हमने बात की शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर से, जिन्होंने बताया कि उन्होंने एक साल में क्या काम किया और आने वाले सालों में क्या काम होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।